ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने अभी तक किसी प्रोग्राम में शेयर नहीं की, और उसमें मैंने भी कोशिश की अपनी जान बचाने की। रजिस्ट्रार के कमरे में घुस गया। रजिस्ट्रार के कमरे में सारे पीटीआई के लोग बैठे हुए थे। सच्ची बात करते हैं और मुंह पे बात करते हैं। जनाब इरफान कादिर साहब, मैंने इस्तीफा दिया स्पेशल असिस्टेंट द प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। ये वही बेंच था जिसको कि हम सब आजकल हमख्याल बेंच कहते हैं। और समझ गए कि इरफान कादिर ठीक कह रहा है और एजाजुल एहसन साहब को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। फौरन एजाजुल एहसन को चुप करा दिया। समझता हूँ कि हुकूमत ने हद से ज्यादा सब्र का मुजाहरा किया। रिस्पेक्टेबल तरीका है इस हमख्याल बेंच के पास कि मुल्क को भी बचा ले और अपने लिए भी कोई रिस्पेक्टेबल तरीका देख ले। बहुत अहम रोल जो है हमारे अटॉर्नी जनरल का भी है। उनको चाहिए कि चीफ जस्टिस को एजुकेट करें इसमें। कि साकिब निसार साहब भी इस सारी चीज के बीच में एक दफा फिर हमें नजर आ रहे हैं के साथ भी बड़े मेरे दरीना ताल्लुकात हैं, और स्पेशली इनकी फैमिली के साथ। और मैं आपको बताऊं, महमूद भट्टी साहब के साथ जब वो बदतमीजी की साकिब निसार ने, भट्टी साहब मेरे पास आए फौरन। कोई प्रोविजन किसी कानून का है जहाँ जज को इम्यूनिटी है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। बुखारी के आज के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और ये स्पेशल एपिसोड यकीनन मेरे लिए तो है ही है, आप सबके लिए भी बहुत स्पेशल होगा। मेरे लिए इसलिए स्पेशल है कि मैंने सारी जिंदगी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, कभी कोई इंटरव्यू लिया नहीं था। और अब जो मुझे ख्याल आया, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल का एक, आपको पता है कि एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि इसके ऊपर हमें जो है वो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू और खास तौर पर जो एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी साथ ऐड किया जाए, तो जब मैंने सोचा कि मुझे किस शख्सियत का इंटरव्यू पहला करना चाहिए जिंदगी में जो मुझे हमेशा याद रहेगा, सो मेरे जहन में नो अनडाउटेडली जो है वो एक शख्सियत आई। ये वो शख्सियत है जिनका मेरे मेरे वालिद साहब के साथ, मेरी फैमिली के साथ एक पुराना ताल्लुक है। मैं इनको अंकल कहती हूँ। लेकिन ये एक बहुत दबंग शख्सियत है। मुझे हमेशा अच्छे बोलने वाले बहादुर लोग बहुत पसंद होते हैं, और ये उनमें से एक है। ये किसी ताकतवर से मरूब नहीं होते, ये किसी कुर्सी से मरूब नहीं होते, और जो हक और सच की बात है वो कहते भी हैं। बिल्कुल उसके ऊपर किसी की भी लिगी लिपटी रखने का उनको कोई वो नहीं है। और इस तरह की शख्सियात अब बहुत कम रह गई हैं शायद पाकिस्तान के अंदर, जो मसलतों का शिकार नहीं होते, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने को और मुंह पे कहने को जो है वो ये है एक हक समझते हैं। सो मेरी जो है मुराद अनडाउटेडली जनाब इरफान कादिर साहब से है, जो अटॉर्नी जनरल भी हमारे रह चुके हैं, जो हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। लेकिन ये सब ओहदे जो है ये उनकी पहचान नहीं है। उनका ओहदा, उनकी उनकी पहचान, उनका वो अपराइट जो है वो स्टांस लेना है। और उनका जो आप सब लोग बहुत पसंद भी करते हैं, इसीलिए कि इरफान कादिर साहब जो है वो सच्ची बात करते हैं और मुंह पे बात करते हैं। सो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इरफान कादिर साहब की। मैंने उनसे एक दफा रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे जो है ये मौका दिया कि अपनी जिंदगी का एक यादगार इंटरव्यू जो है वो इरफान कादिर साहब के साथ कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंतखाब किया और फिर मेरा इंट्रो जो है इतना वो अच्छा और दबंग दे दिया। हालांकि मैं नहीं समझता कि मुझ में कोई इतनी ज्यादा ये है, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मेरे बारे में एक अच्छा तासुर रखती हैं। नहीं नहीं, ये आपकी कसर नफसी है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके इस तरह से सच बोलने को और मुंह पे सच बोलने को लोग कितना पसंद करते हैं। और मुझे हमेशा बहादुर और सच बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। सो इसलिए ये कोई वो नहीं है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा वैल्यू इसको इसलिए करता हूँ कि आप खुद बहुत जोर से बात करती हैं और अपना मतबा नजर जो है वो बड़े फोर्सफुली बयान करती हैं, और आपने भी मैंने देखा कोई लगी लिपटी नहीं होती। तो इसलिए आपकी तरफ से अगर मेरी इस तरह की तारीफ हो तो मैं इसको बहुत वैल्यू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये आपकी मेहरबानी है, और आप जैसे सीनियर से जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप जैसे सीनियर्स के अगर हम फुट स्टेप्स जो है वो फॉलो कर ले तो शायद इस मुल्क की जो है वो कोई बेहतरी हो जाए। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। और पहला जो है वो मेरा ख्याल है कि सब लोगों को यही अभी तक इम्प्रेशन है, आप इसकी तस्दीक या वो कर सकते हैं
कि आपने SAPM का जो होता है मुआविन खसूसी बराए मतलब जो दाखिला और बाकी मेरा ख्याल है कानूनी मामलात के ऊपर बनाया गया था, आपने कुछ अर्सा पहले उस पे रिजाइन किया था और मोस्ट प्रोबेबली आप शायद इलेक्शन कमीशन के वकील भी जो है वो मुकर्रर हुए थे। सो इस बारे में अगर आप हमें क्लैरिटी दे सके, बता सके तो। जी बिल्कुल, मुझे इस पे वो इलेक्शन कमीशन एंगेज करना चाहती थी और उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि मैं वकालत करूं इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैंने देखा है काफ़ी तज़ब्ज़ुब में थी अपने मौक़िफ़ के बारे में। तो मेरा मौक़िफ़ जो है आप जानती हैं, हमेशा वो दो टोक होता है, और मैं जब लॉ में कोई चीज़ को एक्सप्रेस करता हूं तो कोशिश करता हूं कि क्लैरिटी के साथ करूं, इफ्स एंड बट्स पे ना करूं। और चूंकि ये उस वक्त तकाजा था और इसमें मुल्क का भी फायदा था, तो मैंने इस्तीफा दिया स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से, और मैंने फिर इलेक्शन कमीशन का केस किया। और ये बात ठीक है कि मैंने इस्तीफा दिया था, इस बात को अब तकरीबन 1 माह से ज्यादा हो गया जी। बहुत ये भी हमारे लिए एक मतलब एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि जब मुल्क के मफाद की बात है, जब इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े होने की बात है, तो फिर ओहदे जो है उनकी कुर्बानी देना पड़ती है, और ये बड़े लोग करते हैं। दूसरा सवाल इस हवाले से इरफान साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको ये भी इत्तफाक हासिल है और आपको ये भी एजाज हासिल है कि बहुत मशहूर जमाना केस जो पंजाब असम्बली की जो 63A की डेफिनेशन हुई, जिसमें हमारी हम ख्याल बेंच ने जो है वो आइन को जो है दोबारा तहरीर किया, आप उस केस में भी वकील थे और आप उसकी भी बहुत सारे हकायक और आपके पास बहुत सारी उसके बारे में चीजें मौजूद हैं जो मैं समझती हूँ कि अगर आप इस तवज्जुह से लोगों तक पहुंचा सकें उस केस के बीच में क्या हुआ, जब आपने बेंच पे इतराज किया उसके बावजूद बेंच ने अपनी प्रोसीडिंग्स नहीं छोड़ी, और उसका जो फैसला है उसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी, वो इस तरह से हुआ था कि वो जिस वक्त इन्होंने ये केस फाइल किया, गालिबन परवेज इलाही साहब ने, जी हाँ, हमजा शहबाज जो है वो बन चुके थे वजीर आला, और उसमें उनका कहना ये था कि परवेज इलाही साहब का जो उसमें पिटिशनर थे कि हमजा शहबाज जो है उनको कुछ वोट ऐसे मिले हैं जो कि मुनहरिफ अराकीन के हैं और वो वोट काउंट नहीं होने चाहिए, जबकि वोट ऑलरेडी काउंट हो चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त एक बेंच बनाया गया, ये वही बेंच था जिसको कि हम सब आजकल हम ख्याल बेंच कहते हैं। और मैं मेरा ख्याल है 1 घंटे के नोटिस पे मैं इस बेंच के सामने गया और मैंने अपने आर्गुमेंट्स का आगाज किया, और मैंने जाते ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा था उस वक्त डिप्टी स्पीकर जो है पंजाब असेंबली के दोस्त मजारी साहब, और जब मुझे रोस्ट्रम पे जब बुलाया गया, पूछा गया, एजाजुल हसन एक जज हैं, उन्होंने पूछा कि किधर हैं दोस्त मजारी साहब, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं आज आपको असिस्ट करूंगा उनके मौकफ के बारे में। तो उन्होंने कहा लेकिन हमने तो उनको बुलाया था। तो मैंने कहा ठीक है आपने उनको बुलाया था, तो कहने लगे वो किधर है। मैंने कहा जी मैंने उनको एडवाइस किया है कि वो ना जाएं और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बट वो हमारा ऑर्डर था। मैंने कहा वो आपका ऑर्डर जो था वो आइन के मुताबिक नहीं था, स्पीकर को आप डिप्टी स्पीकर को आप बुला नहीं सकते, आपको कोई इख्तियार नहीं है। उसने स्पीकर ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद मैं उनको कुछ मिसालें देना चाहता था जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि स्पीकर जो है उसको उनके जो मामलात है, उनके जो डिसीजन मेकिंग है जो असेंबली में होती है, खा प्रोविंशियल असेंबली हो खा पार्लियामान हो, तो उसमें कोर्ट्स यूजुअली दखल अंदाजी नहीं किया करते। और अभी मैं मिसाल उनको देने ही लगा था एक केस की, तो वो जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, वो समझ गए कि इरफान कादिर ठीक कह रहा है और एजाजुल हसन साहब को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उन्होंने फौरन एजाजुल हसन को चुप करा दिया और कहा कि जी ठीक है हम आपको सुनेंगे। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी मैं अभी यहाँ आया हूँ, 1 घंटा पहले मुझे पता चला, अभी तो मुझे पिटीशन की कॉपी भी नहीं मिली, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को इस कदर जल्दी थी कि नहीं हम आपका व्यू सुनना चाहते हैं, तो मैंने जब अपने अभी व्यू देना शुरू किया तो मैंने देखा कि एकदम थोड़े से वो पता नहीं क्यों घबरा गए थे, मुझे कुछ ओवर एस्टिमेट आपसे घबराते हैं
जो कि एक उनकी बड़ी थोड़ी है। मेहरबानी। तो उन्होंने जी एकदम कहा कि अब हम ऐसे है कि यहाँ रश कमरे में बहुत हो गया है, सफोकेशन हो रही है, लोग बहुत अच्छा। ज्यादा आ गए हैं, जमघटा बहुत है, तो ओ, हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे कमरे पे। ओके। तो जब वो दूसरे कमरे में कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जब उन्होंने शिफ्ट किया, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने अभी तक किसी प्रोग्राम में शेयर नहीं की। वहां पे तकरीबन जब जजेस उठ के चले गए तो एक स्टैम्पीड था, सारे दरवाजे हर तरफ से बंद हुए थे और हाँ। गर्मी इतनी सख्त थी, शदीद थी कि हम हाँ। लोग अंदर जो है लग रहा था जैसे कि कोई तंदूर में बंद हो गए हैं। हाँ। और उसमें मैंने भी कोशिश की अपनी जान बचाने की कि वो जो इतना ज्यादा वो क्लैस्ट्रोफोबिक माहौल हो गया था, मैं बड़ी मुश्किल से एक साइड से निकला। मुझे वो सुप्रीम कोर्ट के एहलकार पुराना जानते हैं, तो जैसे ही मैं एक साइड से निकला तो उन्होंने मुझे, किसी ने इशारा कर दिया वहां पे जो उनके खड़े थे, वो जो तुर्रे वाले होते हैं, तो हाँ जी। उन्होंने इशारा कर दिया कि आप बेशक उस तरफ चले जाएं। तो वो मैं एक तरफ गया तो मैं रजिस्ट्रार के कमरे में घुस गया। रजिस्ट्रार के कमरे में सारे पीटीआई के लोग बैठे हुए थे वहां पे। हाँ, वो सारे वो वहां बैठे थे जैसे कि उनका अपना दफ्तर है वो। ये मैं पहली दफा शेयर कर रहा हूँ, मुझे याद आ गया क्योंकि आपने मुझसे पूछा। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि वहां पे शाह महमूद साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब थे, असद उमर थे, और जितने भी उनके जो टॉप स्टॉलवर्ड्स हैं वो सारे वहां बैठे हुए थे। एक अलाउ कीजिए क्लैरिफिकेशन के लिए। जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या रजिस्ट्रार के दफ्तर को जो है वो इस तरह से मुलाकाती जो है वो जाकर बैठ सकते हैं और वहां मुलाकात हो सकती है और वहां पे इस तरह से बैठा जा सकता है जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां बैठे हुए थे? हाँ, वो वहां मुझे वाकई यही फील हुआ वहां पे कि ये तो जैसे कि ये पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट है। ये तो सारे, मैंने कभी इस तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग रजिस्ट्रार के कमरे में एन ब्लॉक बैठे हुए नहीं देखा। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। और ये आपके प्रोग्राम में पहली दफा मैं ये चीज शेयर कर रहा हूँ, और शायद इसलिए भी आज मुझे शेयर करनी पड़ गई है कि मैंने जो कुछ पीछे देखा है, जो इवेंट्स देखे हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि जरूरी है कि कौम से ये शेयर किया जाए। तो थोड़ी देर में बैठा, बड़ी प्लेजेंटरीज एक्सचेंज हुई, क्योंकि ये लोग सारे जो है मैं सबको पुराना जानता हूँ, मैं भी हमेशा सारी जिंदगी यहाँ रहा हूँ, तो इन सबसे हमने प्लेजेंटरीज भी एक्सचेंज की। लेकिन वो मुझे देख के बड़े हैरान परेशान हो गए कि ये इरफान कादिर जो कि अभी पेश हो रहे थे डिप्टी स्पीकर की तरफ से, इनको कैसे पता चल गया कि हम और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो आपस में इक्को मिक्को है, हम वी आर सो क्लोज। तो उसके बाद फिर मुझे बताया गया कि अब शायद कोर्ट बैठ गई है। फिर मैं दूसरे कमरे में गया और मुझे उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने कहा ठीक है हम आपको सुनेंगे। इधर उधर की बातें होती रही और कुछ देर के बाद प्रोसीडिंग खत्म हो गई और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि जी इसमें जरूरी है कि हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसमें इश्यूज फ्रेम किए जाएं, इसमें हमें कमेंट्स फाइल करने का मौका दिया जाए। ये सारी बातें हुई, लेकिन चीफ जस्टिस साहब हवा के घोड़े पे सवार थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह हम मंडे को टेकअप करेंगे। ये बात है सैटरडे की कि मंडे को अब इस्लामाबाद में हम टेकअप करेंगे। मैं मंडे को वहां पहुंचा, मैंने फिर अपना केस आर्ग्यू किया। जब मैंने आर्ग्यू किया तो मैंने सारे पॉइंट्स, तकरीबन कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, मैंने सारे पॉइंट्स अपने आर्ग्यू कर दिए। जब आर्ग्यू कर दिए तो ट्यूसडे का दिन आ गया। ट्यूसडे का दिन आ गया तो तब तक अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हो चुका था। तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मासवाए पीटीआई के सब ने बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये तो फुल कोर्ट होना चाहिए, ये इनको इस हमख्याल बेंच को तो हम नहीं मानेंगे। तो चीफ जस्टिस के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हुआ। अगले दिन जब मैं गया चीफ जस्टिस साहब के पास, तो मैं ये सोच चुका था कि अब हमें यहाँ पे इंसाफ की तवक्को करना जो है ना, वो ऐसे ही है जैसे दीवार से टक्कर मारना है। तो मैंने जाके फिर चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि जी अब तो सारे पाकिस्तान का ये मुतालबा है, तो आप यहाँ पे फुल कोर्ट की तरफ जरा तवज्जो दें, और अगर आप इस तरफ नहीं जाना चाह रहे तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतना अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हुआ है कि एटलीस्ट मैं एज ए लॉयर, मैं आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स, यानी मैं इन प्रोसीडिंग्स का फिर हिस्सा नहीं बन सकता और मुझे फिर आपसे माजरत करनी पड़ेगी। मैंने बॉयकॉट तो नहीं किया, लेकिन मैंने इज्तनाब किया कि मैं उन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनूं। मैंने इससे इज्तनाब किया और मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा, और चीफ जस्टिस साहब ने
मेरी तरफ देखा और मैंने कहा जी ठीक है, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप ही ने सुनना है, तो फिर इस अनप्रेसिडेंटेड के बॉयकॉट के होते हुए मैं फिर आपसे इजाजत लूंगा। और मैं ये कह के तो मैं कोर्ट से बाहर निकल आया और फिर जो बाकी वकला थे उनको वो एंगेज करना शुरू किया। उन्होंने तारीफें कर करके, उनकी तारीफें इसलिए की ताकि बताया जा सके कि बहुत ही बुरा शख्स जो था वो रोस्ट्रम पे खड़ा हुआ था और हम आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिनकी तारीफ की तो वो मंसूर अवान साहब थे, उनकी बड़ी तारीफ की। और मंसूर अवान साहब जो है वो बहुत अच्छे लॉयर हैं, लेकिन वो उनकी ये जो स्ट्रेटजी थी चीफ जस्टिस की, शायद उसको वो भांप नहीं सके थे। तो वो तारीफें सुन के उन्होंने कुछ आर्गुमेंट्स जो है शुरू किए। उससे चीफ जस्टिस साहब दुनिया को बताने में कामयाब हो गए कि हमारी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये चल रही हैं, अगर एक इरफान कादिर इसका हिस्सा नहीं है तो सारे वकला इसका हिस्सा है। तो काफी देर वो रोस्ट्रम पे वो उनको सुनते रहे, अवान साहब को, मंसूर अवान साहब को, और फिर दूसरे जो थे वो डिप्टी अटर्नी, एडिशनल अटर्नी जनरल अजीब हैरान में था कि आपकी हुकूमत है, पीएमएलएन की सारी हुकूमत थी, तो वो अटर्नी जनरल ऑफिस में अटर्नी जनरल तो थे नहीं, वो जो एडिशनल अटर्नी जनरल थे उनको क्या जरूरत थी? वो नहीं कह सकते थे कि मैं भी इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं हूँ। उन्होंने हुकूमत से अपने आप को अलहदा कैसे समझ लिया? यानी एक ऐसा कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ जा रहा था, उनको तो खड़े होकर कहना चाहिए था। बहरकैफ ये बहुत ही एक अनकोऑर्डिनेटेड उस वक्त ये एक स्टैंड था अटर्नी जनरल ऑफिस का, क्योंकि अटर्नी जनरल ऑफिस को पल्स फील करनी होती है कानून किस तरफ है और क्या हुकूमत कानून के साथ है। अगर कानून और हुकूमत एक तरफ हो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी बेंचेस को आप छोड़ के आ जाते हैं, इस तरह आप नहीं करते। तो बहरकैफ उन्होंने उसी दिन एक ऑर्डर पास कर दिया। अब कानूनी तौर पे आपने बात की है तो कानून में तो साफ लिखा है कि अगर कोई पार्टी मौक़िफ़ का साथ नहीं देता तो वो डिफेक्ट करता है और वो अपनी सीट लूज करता है। लेकिन ये कि वो उसके वोट काउंट नहीं होंगे, आईन में ऐसी चीज नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया और अपनी मर्जी का बेंच बना के सारी चीज को बुलडोज कर दिया और एक इलीगल फैसला जो उन्होंने कर दिया। और इस तरीके से एक गैर आईनी फैसले के बाद पंजाब की हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ की वो इन्होंने गिरा दी। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एहतसाब होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का इस चीज पर भी कि इन्होंने पूरी एक हुकूमत गिरा दी। मेरे नजदीक इन जजेस को हाई ट्रीजन लगना चाहिए इस चीज की वजह से। क्या बात है, ये आप ही कह सकते हैं और ये आपके अलावा शायद और नहीं, मैं नहीं, देखिए ये मैं कह ही नहीं रहा। आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख लें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। यानी टू ओवरथ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताएं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत को फेंक देना ये मुतरादिफ नहीं है कि पाकिस्तान के आईन को आपने फेंक दिया। इसमें कोई आपको अगर शक है तो आप बताइए। मैं बड़ा कमजोर सा आदमी हूँ, मेरे बारे में आप ये तवक्को मत रखिएगा कि मैं आइन के या किसी के खिलाफ बात करूंगा। मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन पाकिस्तान का आइन कमजोर नहीं है। एग्जैक्टली यही बात है अंकल, पाकिस्तान का आइन बहुत मजबूत है लेकिन हम कमजोर लोग हैं, मसलतों का शिकार हो जाते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की आपने कथा सुनाई, मैं भी जो है वो एक पार्टी का मेंबर होते हुए भी इवन मैं जो है हमेशा से अपनी जो गवर्नमेंट की अभी तक की कानूनी पोजीशन है और जो कानूनी हिकमत अमली है, मैं भी उससे आज तक मुझे तो समझ नहीं आई कि वो क्या हिकमत अमली है। और क्या आप कभी कानूनी मुशावरत में शामिल नहीं हुए? क्या आपसे जब ये कानूनी मामला जो ये पंजाब हुकूमत की तो 1 साल से चल रहे थे हमजा साहब की हुकूमत गिराने से ऑनवर्ड, और आज हालात ये हैं कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक दूसरे के सामने खड़ी है और यही जाहिर है वो शौक था सुप्रीम कोर्ट का, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट भी कर लिया। अब उसका दिल चाहता है कि वो पार्लियामेंट के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर ले, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको भी उनका दिल चाहता है कि उनके कहने पर जो है वो पैसे जो है वो जो है डिस्पर्स किए जाए। तो आप क्या कानूनी मुशावरत में शामिल नहीं होते रहे या आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कभी दिया प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने? नहीं, मैं शामिल होता रहा। मैं हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के देता रहा। कुछ लोगों का ख्याल था कि मेरी बड़ी हॉकिश टेंडेंसीज हैं। हरगिज ऐसा नहीं था। ज्यादा पसंद नहीं की जाती पीएमएलएन के अंदर हॉकिश। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मेरे से देखें, मुझे बाद में इंपॉर्टेंट केसेस में भी मैं आया तो मेरे साथ एक बड़ा अच्छा उनका
ताल्लुक है, सबका ताल्लुक है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि जहां पे हमारी स्ट्रेंथ्स है वहां पे हमें ये नहीं शो करना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो है वो लॉ में भी गलत हो और वो पॉइंट स्कोरिंग भी करते चले जाए और लोगों को ये पैगाम जाए एज इफ के वो ठीक है, अपने आप को मजलूम जाहिर कर देते थे वो चीफ जस्टिस साहब, कुछ ऐसे रिमार्क्स देते थे जिसका केस से भी ताल्लुक नहीं था और जिससे कि वो ये शो कर रहे थे कि जैसे हुकूमत जो है कुछ कानूनी तौर पे गलत है, जबकि हुकूमत कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक थी और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने हद से ज्यादा सब्र का मुजाहरा किया। हर कैफ चीजें फिर भी सही होती गई हैं और चीफ जस्टिस जो है वो आज भी एक्सपोज हो रहे हैं, तो इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि ये जो 3 जजेस बेंच है ये बंद गली में आ गया है और इनकी सुक्की जो है हो भी रही है और मजीद सुक्की इनकी होगी। ये मैं कानूनी इस्लाह में बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि 4 जजेस जो हैं उन्होंने कहा है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस का था और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 3 जजेस का नहीं था, तो उस चीज को देखते हुए मुझे तो कोई शक ही नहीं है कि ये 3 जजेस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट पे इन वे कोशिश कर रहे हैं कि चढ़ दौड़े। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और ये जो इम्प्रेशन है इस वक्त, और मैं आपसे ये भी आपकी, चूंकि आप सीनियर कानूनदान है, ये जो एक डिक्टेटरशिप वाला माहौल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं सुनूंगा, फुल कोर्ट जो है बनाने की कोई रीजन, ना बनाने की कोई रीजन भी नहीं दूंगा, और जिस तरह मामला चल रहे हैं वैसे सुन, अभी जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ी देर में जो है वो दोबारा से जो है वो टेकअप कर लिया गया है पंजाब का जो इलेक्शंस का केस है और उसको भी हम ख्याल बेंच अभी थोड़ी देर में फिर से जो है वो सुनने वाला है। सो आपको क्या लग रहा है ये जो बार बार इंक्रोचमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? तमाम सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डिसेंट आना और खास तौर पर ऑन द फेस ऑफ इट ये नजर आना कि देखिए ये तक इल्जाम लगा दिया गया कि हमें जो है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की कॉपी नहीं मिली, हमें नहीं पता ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या बनाया गया, हमसे जो है वो फैसला देने से पहले जो है वो मशवरा नहीं किया गया, और अतन मिल्ला साहब ने तो मतलब पॉलिटिशियंस इन रोप भी कह दिया इस हवाले से। सो ये जो सब सिनेरियो बन रहा है, ये जो आप तो कह रहे हैं बंद गली में, वो यकीनन लग रहा है कि बंद गली में, लेकिन मुल्क बंद गली में चला गया है। इससे बाहर निकलने का कोई रिस्पेक्टेबल तरीका है इस हम ख्याल बेंच के पास कि मुल्क को भी बचा लें और अपने लिए भी कोई रिस्पेक्टेबल तरीका देख लें? बिल्कुल इनके पास रिस्पेक्टेबल तरीका है, क्योंकि मैंने चीफ जस्टिस साहब को जब इलेक्शन कमीशन का केस में आर्ग्यू कर रहा था तो मैंने भी उनकी जो तवज्जो है मबजूल कराई इस तरफ। मैंने कहा कि मैं इस वक्त इस चीज में नहीं जा रहा कि कानूनी एतबार से वो 4 जजेस सही हैं या 3 जजेस सही हैं, लेकिन आपके दरमियान एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसको रिजॉल्व करें। अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी जो कानूनी हैसियत है फैसलों की वो एक सवालिया निशान बन जाएगा, यानी आपकी लेजिटिमेसी जो है फैसलों की वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। तो अब आपने पूछा कि इससे निकलना इन्होंने किस तरह, ऑब्वियसली ये या तो फुल कोर्ट बिठा दे और ये सारे मैटर्स फुल कोर्ट सुन ले, और दूसरा तरीका ये है कि अगर ये फुल कोर्ट नहीं बनाते तो ये अपनी गलती मान लें और अपने फैसले को, फैसला तो इनका किसी ने मानना नहीं है, वो तो ऑलरेडी सबने कह दिया। सबसे पहले मैंने कहा था, मैं थोड़ा सा क्रेडिट लेना भी चाहता हूँ, बिल्कुल बनता है आपका। एक दफा नहीं कहा था, कई 100 दफा कहा था। 6 जाए के बाद में हमारी पार्लिमान ने भी तकरीबन उसी तरह का व्यू लिया, हुकूमत ने भी वही व्यू लिया जिसका कि मैं इन सब का मशहूर भी हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब को भी मैंने यही मशवरा दिया था कि आपकी बड़ाई होगी अगर आप अपनी गलती मानेंगे, लेकिन अब वो बज़िद है और वो एक सियासी पार्टी जो है खास तौर पे वो उसका टिल्ट चीफ साहब की तरफ हो रहा है। उस सियासी पार्टी की जो उनकी जो ख्यालात हैं वो चीफ जस्टिस तक पहुंच रहे हैं। उनकी जो खुश दामन है, गालिबन सास को खुश दामन ही कहते हैं, तो उनकी मदर इन लॉ के जरिए ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो बेगम साहिब है उनके जरिए, तो ये एक जो टॉक आई है इस वक्त वायरल हुई है हमारे सोशल मीडिया पे, उससे भी क्लियर हो रहा है। तो वो जो एक लाइजोन है चीफ जस्टिस साहब का, एक सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। मैंने कहा था चीफ जस्टिस साहब को, मैंने तो उनको ये भी कह दिया था अपने आर्गुमेंट्स के दौरान कि जनाब तो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, बट ओनली फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी,
और चूंकि आप टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, इसलिए जो एक एलिमेंट ऑफ बायस है वो हकीकी ना भी हो, वो रिमोट बायस भी हो, तो उसके तहत आपको तो बेंच पे बैठना ही नहीं चाहिए। भर कैफ वो बेंच पे बैठ गए हैं, और अब चूंकि आप चाहती हैं कि सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो गलती अगर मान लें तो बहुत अच्छा है, और अगर गलती नहीं मानेंगे तो जिस तरह बंद गली में फंसे हैं, इससे भी ज्यादा बंद गली में मजीद फंसते चले जाएंगे ये। और एक जो ये इनको जोम है कि ये चीफ जस्टिस है, अभी जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी मेहरबानी की और आपने मुझे कहा, मेरी सीनियरिटी की बात की, ऑब्वियसली मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने एक इज्जत की कि एक बंदा है, उसके सफेद बाल हैं, उसकी इज्जत होनी चाहिए, बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए सफेद बालों की। लेकिन अगर कोई सीनियर वकील है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हावी आने की कोशिश करे विदाउट गिविंग एनी रीजंस, क्योंकि लॉ में जब हम रीजन आउट करते हैं तो खा एक वकील सीनियर है, खा एक वकील साहब जूनियर है, खा एक चीफ जस्टिस है, खा जज है, खा एक वकील है, वहां पे फैसला जो है वो जज वकील का नहीं है, वो समझदारी और दलील का है। एग्जैक्टली दलील अफजल है। ये हमें माहौल कायम करना पड़ेगा कि हमें दलील को यहाँ बिठाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, मेरा पहली मीटिंग थी पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन की, और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो बहुत भारी भरकम शख्सियत जो है वो बन के तो हमारी वो जो अदालती उफक पे आए थे, और जजेस घबराए हुए थे, डरे हुए थे। और मेरी पहली मीटिंग थी जुडिशल कमीशन की, और मैंने पहली मीटिंग में जो पहला जुमला जब मुझे उन्होंने कहा कि मैं भी मुखातिब हूँ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि मेरी पहली मीटिंग है, तो मैंने अपने मुख्तसर जो खिताब मैंने उनसे किया, तो मैंने उस पर शुरू में ही एक बात की। मैंने कहा जी हम सारे यहाँ इक्वल मेंबर्स हैं। मुझे ये कहना पड़ा था क्योंकि एक एहसास कमतरी हो चुकी हुई थी, चीफ जस्टिस इतने पावरफुल हो चुके थे कि जरूरी था कि ये नोशन डिस्पेल करें। तो मैंने कहा कि हम सब मेंबर्स हैं और हम इक्वल मेंबर्स हैं, चीफ जस्टिस साहब जरूर रेगुलेट करें, लेकिन हमारे फैसले जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब नहीं करेंगे, हमारे फैसले चीफ रीजन करेगा, कि जो भी चीफ रीजन है हम चीफ रीजन पे चल के फैसले करेंगे, हम चीफ जस्टिस की तायीद करके फैसले नहीं करेंगे। मैंने पहली मीटिंग में ये बात कर दी थी। उस वक्त हालात का तकाजा था कि ऐसी बात की जाए। आज भी हालात का तकाजा है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के ज़ेहन में पड़ चुका है कि चीफ जस्टिस इज द सुप्रीम कोर्ट। खास तौर पे वो जो कानून बना है जिसमें कि चीफ जस्टिस साहब की जो एक डिक्टेटरशिप कायम हुई है उसको जाहिल करने के लिए पार्लियामान चूंकि पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई है। ये जो कहा जा रहा है कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की आजादी लेना चाह रही है, हरगिज नहीं लेना चाह रही। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और चीफ जस्टिस समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है और बाकी जो 15-16 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो ये इस तरह का जो ज़ौक़ हुआ है इनका, किसी को इनको एजुकेट करना पड़ेगा। खास तौर पे मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत अहम रोल जो है हमारे अटॉर्नी जनरल का भी है। उनको चाहिए कि चीफ जस्टिस को एजुकेट करें इस तरफ के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। एग्जैक्टली और यही बात है, ये अगर हम समझ जाएं कि और ये बड़ी अच्छी आपने जो एक जुमला कहा चीफ रीजंस वाला, काश ये जो है ये पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री के अंदर ये मौजूद होता तो पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री इतनी टेरेबल ना होती। और आप जो खुशदामन का जिक्र कर रहे थे, आपको ये भी मालूम होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड हैं बंदियाल साहब की फैमिली के, और बल्कि उनकी बेटी की रिसेप्शन जो है उसके ऊपर भी वो जो है रिसेप्शन के लिए खड़े थे। तो पुराने ताल्लुकात है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी। और दूसरा ये है कि ये जो मैं आपको आज आपके प्रोग्राम की वसातत से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे अपने बड़े ताल्लुकात हैं पुराने बंदियाल साहब से, वो कि मैंने कभी इनका जिक्र नहीं किया। और मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता रहा हूँ, हत्तल इम्कान, कि बंदियाल साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, बंदियाल साहब का टिल्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है। मैं बार बार कोशिश करता रहा कि बार बार कहूं कि बंदियाल साहब न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। मेरे तकरीबन गाली हो गई है ना इस मुल्क में। तकरीबन मैंने 100 मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई किए इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के। 100 के 100 टेस्ट में बंदियाल साहब फेल हुए और उनका टिल्ट जो है मुझे नजर आया। तो आज मजबूरी के तहत आज भी मैं बड़े दबे लफ्जों में मुतात होके कह रहा हूँ कि बंदियाल साहब को इस तरह का इंप्रेशन अब भी डिस्पेल करना चाहिए और अपने आप को बेंच से भी अलहदा कर लेना चाहिए और इन मामलों से भी अलहदा कर लेना चाहिए। अंकल, आप एक सीनियर कानूनदान होते हुए ये तो मतलब इस पे भी हमें गाइड करें
कि एक तो जो जमहूरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसके अंदर क्या हर इदारे में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए समेत अदलिया के, और फिर ये है कि ये जो एक माहौल बना हुआ है, एक वो ऑडियो वो भी आपने सुनी जिसके अंदर साकिब निसार साहब जो है वो गाइड कर रहे थे ख्वाजा अहमद तारिक रहीम को कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए। तो क्या आपको कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है इस तमाम मामलात के बीच में कि क्या ये जो प्रोसीडिंग्स अचानक से 27 अप्रैल का जो कोर्ट ऑर्डर है वो रात को आया है, कल रात को, और उसके बाद फिक्स भी हो गया आज, जिसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी होने वाली हैं। सो आपको क्या लग रहा है कि क्या जो पार्लियामान तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी नहीं, चंद जजेस का नाम जो है क्या दोबारा से एक अदालती कत्ल करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं? हाँ, अब आपने ये बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज को सम अप किया। आपने 3-4 सवाल किए। पहला सवाल तो आपका ये था साकिब निसार साहब के बारे में कि साकिब निसार साहब भी इस सारी चीज के बीच में एक दफा फिर हमें नजर आ रहे हैं, और ये वो सूरज था जो डूब गया था, लेकिन अब ये फिर तुलू होने की कोशिश कर रहा है बंदयाल साहब के पीछे छुप के, और इसलिए उनका भी हमें एक रोल नजर आ रहा है। तो साकिब निसार के साथ भी बड़े मेरे दरीना ताल्लुकात हैं, और स्पेशली इनकी फैमिली के साथ। तो मैं बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करूंगा। मैंने इनके परदादा के बारे में सुना हुआ है, इनके दादा के बारे में सुना हुआ है, इनके वालिद को मैंने खुद देखा हुआ है। ये सारे बहुत ही शरीफ और अच्छे लोग थे। साकिब निसार एक अजीबोगरीब चीजें उन्होंने की। उनको अल्लाह ने इतना मौका दिया था एज चीफ जस्टिस कि वो बहुत कुछ कर सकते थे और बहुत नेक नामी कमा सकते थे, लेकिन वो फरते जज्बात में जाके उनकी जो एक स्टेट ऑफ माइंड थी वो बहुत ज्यादा वो आपे से बाहर हो चुके हुए थे, और एक सेंस ऑफ पॉइज, एक सेंस ऑफ बैलेंस जो है वो एक चीफ जस्टिस के लिए, जो हर जज के लिए जरूरी है, वो तकरीबन उनमें वो बिल्कुल नहीं रही थी। खास तौर पे उन केसेस में जिनके के सियासी मुहरकात हो सकते थे। वहां पे साकिब निसार साहब ने जिस तरह अपने आप को कंडक्ट किया, और फिर जिस तरह वो डैम फंड की बात, और वो नेशनल हॉस्पिटल में घुस गए, और वो महमूद भट्टी साहब से जो बदतमीजी की, और मैं आपको बताऊं महमूद भट्टी साहब के साथ जब वो बदतमीजी की साकिब निसार ने, भट्टी साहब मेरे पास आए फौरन मुझे मिलने, कहने लगे मेरे साथ ये हो गया। मैंने भट्टी साहब को तसल्ली दी, मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये चीफ जस्टिस ने अगर कानून में कोई गलत चीज किया तो कानून ज्यादा स्ट्रांग है चीफ जस्टिस से, तो मैं आपका केस लूंगा, आपके लिए केस भी करूंगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कामयाब होंगे। लेकिन वो उस वक्त डर गए। उन्होंने कहा कि अभी तो ये चीफ जस्टिस है, पता नहीं ये क्या करेगा। तो इन एनी केस वो बड़ी जल्दी वो चीफ जस्टिसशिप खत्म हो गई। लोगों को पता भी नहीं है कि साकिब निसार नाम का कोई चीफ जस्टिस था भी कि नहीं था। अब इन्होंने कोशिश की है कि जो ये काम अधूरा छोड़ गए थे अपना, जो एक सियासी जो उनका जो कोई मकासद थे, वो जो सियासी मकासद उनके कुछ अधूरे रह गए थे, वो पाया तकमील को पहुंचाने के लिए अब वो फिर बीच में आ रहे हैं, और उनकी वीडियोस और उनकी ऑडियो टॉक वायरल हो रही है। वकील साहब जो है पीटीआई के, उनकी और उनके दरमियान, और ये सारी चीजें देखते हुए अब हम आते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस पे। तो मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी अपने आप को इस तरह से कंडक्ट किया कि वो भी लग रहा है कि वो सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए माजी में की गई है। अब रही बात, ये जिस ऑर्डर को ये इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। उसकी सिंपल सी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी अब समझ आ गई है। उन्होंने भी इनको लिख दिया है कि जी ये जो डेट देना है ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। मैं तकरीबन बड़ी देर से ये कह रहा था कि उस्मा साहिबा आप देखें, आप माशाल्लाह बहुत ज़ीरक वकील भी हैं, एक सियासतदान भी हैं, आप कानून को, आइन को बखूबी जानती हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, आपने सारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, क्या कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां लिखा हुआ है कि इलेक्शन की डेट और इलेक्शन शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट देगी? आप बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आजकल तो ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही जो आइन में कहीं लिखी नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का अपने इख्तियार नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करें, इंक्रोच कर रहे हैं। यही मेरी बात थी कि वो हर इदारे को इंक्रोच कर। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आपसे अगला सवाल करता हूँ, सिंपल सवाल कर रहा हूँ। इलेक्शन एक्ट 2017 में कहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट देगी?
कतन नहीं, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, ठीक है। अगर वो आइन रीराइट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अंकल, तो ये एग्जैक्टली, अगर वो हुकूमत गिरा सकते हैं तो ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें नहीं है, आपको लगता है? अब ये बताएं कि आइन में कहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, बिल्कुल नहीं, प्राइम मिनिस्टर बल्कि का ये काम सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की करेगी? सेंस के खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, हर इदारे का अपना काम करने का जो एम्बिट है, उससे बाहर जाना ये इटसेल्फ वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन आपके सामने आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा टीचर मुझसे सवाल कर रहा है और मुझसे कुछ सवाल का जवाब गलत ना हो जाए। नहीं, गलत कैसे होगा? लेकिन आसान सवाल पूछ रहे हैं टीचर, मुझसे आसान सवाल पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स आप तो एक लायक वकील हैं, एक लायक सियासतदान है। मैं कह रहा हूँ कि ये जजेस जो है हमारे मौजूदा, इनको क्या ये चीजें भी नहीं पता जो कि एक आम अच्छा लॉयर या अच्छा सियासतदान, उसको जिन चीजों का अदराक है, क्या हमारे आम आदमी को भी अदराक है अंकल इस बात का? आपसे एक जिमनी सवाल में मेरे दिमाग से निकल जाएगा। ये जो इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन डाली है, जो वो उसके वो आपने तो नहीं बनाई है, क्योंकि जो वो ड्राफ्टेड एप्लीकेशन है, मैंने बहुत अरसे बाद एक बहुत वेल ड्राफ्टेड एप्लीकेशन देखी है। और आप उस केस में क्या अपीयर होंगे? नहीं, मैं उस केस में अपीयर नहीं हो रहा। और मैंने वो ड्राफ्ट नहीं की। लेकिन मुझे खुशी हुई है सुन के कि मेरे जो ख्यालात अब तक थे, उन ख्यालात की अक्कासी अगर उस पिटीशन में हो रही है तो ऑब्वियसली मैं फिर उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसके खिलाफ तो नहीं जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये पॉइंट लिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, जब मैंने इनका केस किया था जी, तो उस वक्त एक और इन हाउस लॉयर भी थे उनके वहां पे, और चीफ जस्टिस साहब की कोशिश ये थी कि सिर्फ उन इन हाउस लॉयर को सुने, मुझे ना सुने। और जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं लॉयर हूं इलेक्शन कमीशन का, ये तो इन हाउस है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कैसे सुपरसीड कर सकते हैं। मुझे याद है। तो मैंने उनसे बिल्कुल बहस नहीं की। मैंने कहा जी ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन का लॉयर जो है, वकील साहब जो है, वो भी आप चुन ले, जिसको आप चाहेंगे वो वकालत कर ले, मैं जा रहा हूँ, खुदा। मैं चला गया, मैं छोड़ के। जी हाँ, मुझे याद है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सारा इलेक्शन कमीशन, इनका सेक्रेटरी, इनका सारा अमला मेरे पास आया, मेरे घर पे आया, और मुझे इन्होंने बार बार कहा कि नहीं आज आपने जरूर जाना है। फिर अगले दिन मैं गया था और फिर मैंने इसमें बहस की थी। तो उस वक्त जब फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह दिया कि जी इलेक्शन जो है ना, वो तो 14 मई को हम कराएंगे। और मैं चूंकि उस वक्त तक केस कर चुका था, और अब जब केस हो जाता है तो फिर तो आप वकील नहीं रहते, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए था कि कानून के साथ खड़े हो, आइन के साथ खड़े हो, न कि सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस के साथ खड़े हो जिनके साथ अपने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी नहीं खड़े हुए। मैंने ये फौरन उसी वक्त कहा था। लेकिन अब अगर रिव्यू उन्होंने डाला है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता खुद, तो मैं रिव्यू ना डालता, मैं इनको कंटेम्प्ट नोटिस देता इन तीनों जजेस को कि व्हाई आर यू इंटरफियरिंग इन माय वर्क। ये इससे मतलब एक नई जिम्नी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया। हालांकि अब हम जो है वो वाइंड अप करने की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये बताइए कि ये जो सुप्रीम को, ये जो पार्लियामेंट ने भी जो कहा है कि जजेस को बुलाया जाना चाहिए कमेटी के अंदर, और आप ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको नोटिस देना चाहिए था। क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं, क्या उनको इस तरह से कमेटीज के अंदर बुलाकर उनसे सवाल जवाब किया जाना एक लीगल प्रोसेस है, किया जाना चाहिए? पार्लियामान की कमेटी तो एक बहुत बड़ी चीज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना जी, जिन्होंने मुजाहिर नकवी को शायद वो उसको बुलाने वाले हैं या भी बुलाया। मैं समझता हूँ कि ये बहस भी हुई है असेंबली के अंदर के मैं जवाब देता हूँ, बेंच को बुलाया जाए पूरे को। जी, मैं इसी का आपको जवाब देता हूँ कि अगर कोई जज कोई किसी घर नकबजनी करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका मारता है, कोई मारधाड़ करता है, किसी को जख्मी करता है, तो क्या थाने का एसएचओ जो है वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता? आइन का कोई प्रोविजन है जिसमें कि जज को इम्यूनिटी है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन? कोई प्रोविजन किसी कानून का है जहां जज को इम्यूनिटी है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन? जज को क्रिमिनल इम्यूनिटी, सॉरी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से कोई इम्यूनिटी नहीं है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी सिर्फ 2 ऑफिसर्स को है, वो भी जब तक के वो ऑफिस में है।
जब वो चले जाते हैं तो उनको भी पकड़ा जा सकता है। वो सदर पाकिस्तान और वो गवर्नर्स, उनको इम्यूनिटी है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, और किसी को ऐसी इम्यूनिटी नहीं है। अब आ जाते हैं जज साहब पे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनको अगर बुला रही है या बुलाने वाली है तो क्यों बुलाना चाह रही है? इसलिए बुलाना चाह रही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कमेटी है पार्लियामान की जिसको कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस रिपोर्ट करता है, और वो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी वही हैसियत है जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की है जी। तो, और उनको निकाला भी वैसे ही जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला जा सकता है। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स के तमाम जो ऑडिट्स होते हैं वो उनके सामने रखता है, और फिर अगर किसी ने पब्लिक अकाउंट के बारे में कोई खुर्द-बुर्द किया हो, कोई नुकसान किया हो सरकार का, और उस पे अगर सपोजिंग कोई मामले बन रहे हो, कोई फौजदारी मामले बन रहे हो, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रेलेवेंट जो अदारे हैं या रेलेवेंट जो एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, उनको वो कह सकती है कि आप कानून के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ प्रोसीड करें जिन्होंने के पब्लिक अकाउंट का नुकसान किया है या जो करप्शन में इंडल्ज किया है जिन्होंने, तो वो उन अदारों को कह सकती हैं। तो लिहाजा वो जो इम्यूनिटी जो ख्याल किया जा रहा है ना, देखिए अगर तो मेयर मिसकॉन्डक्ट की बात हो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा में आता है, वो सेपरेट चीज है, वो डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन जो फौजदारी मामला आता है, जहां पे करप्शन है, जहां पे फ्रॉड्स है, पीनल कोड में जजेस जो है उनको रेफर किया गया है एज पब्लिक सर्वेंट्स। पीनल कोड में लिखा हुआ है दे आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड दे आर आंसरेबल टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। साफ तौर पे वहां लिखा हुआ है कि पीनल कोड से वो बर्रा नहीं है। तो इसलिए इन हालात में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर किसी जज को बुलाती है तो वो उसको मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे रही है। अगर वो नहीं लेना चाहते तो बगैर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग के उनके खिलाफ फिर पुलिस एक्टिवेट हो जाएगी, नैब एक्टिवेट हो जाएगा, उनके खिलाफ एफआईए एक्टिवेट हो जाएगी। तो जज साहब का नुकसान है। तो जज साहब को बहुत सहूलत दी जा रही है, क्योंकि आम बंदे को तो जरूरत भी नहीं पड़ती पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बुलाने की। फैसिलिटी दी जा रही है कि आप हमें बता दें ताकि आपके खिलाफ केसेस ना बने। अंकल आपसे बात करते हुए मतलब इतना कुछ है, ऐसा लग रहा है जैसे एक समंदर है जिसके अंदर से हमें जो है वो निकल के आना है। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बस आखिरी 2 सवाल करके आपसे इजाजत लूं। आपने बहुत टाइम दिया अपना। एक तो छोटा सी बात यह है जो अभी आपकी बात करते हुए मेरे जहन में आ रही थी, वो ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंसेस फाइल होते हैं, और वो अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रेफरेंसेस जो है मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में तो बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। इस बेंच के बारे में भी शायद एक आधा कोई रेफरेंस जो है वो गया भी है। ये क्या ये एब्सोल्यूट पावर है चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो जब तक चाहे वो इसको जो है वो डंप कर सकते हैं, वो इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होने नहीं दे सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता? देखिए, कोई एब्सोल्यूट पावर चीफ जस्टिस के पास नहीं है, और अगर रेफरेंस चीफ जस्टिस के खिलाफ आ जाता है, जो कि आया हुआ है जी हाँ, तो उसका आइन में लिखा हुआ है कि जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है जो लोग, अगर उनके खिलाफ रेफरेंस आता है तो वो खुद उस रेफरेंस पे नहीं बैठ सकते जी। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब का जहां तक मामला उसमें तो वो बैठ ही नहीं सकते। वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो नेक्स्ट सीनियर जज हैं वो बैठेंगे, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल विल बी कंप्लीट। अब इसलिए वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो ऑर्डर करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो भी सेक्रेटरी हैं उनको कि आप ये पुट अप करें रेफरेंस हमारे सामने, और फिर वो रेफरेंस लगेगा। आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस जो है अगर उनके खिलाफ कोई रेफरेंस उनके खिलाफ आ गया तो वो सारे रेफरेंस रोक के बैठ जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, आइन का ये मंशा ही नहीं। That's great. और होपफुली कि नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो अब कोल्ड स्टोरेज में ना रहें और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो ही। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर वो इनोसेंट है तो उनको अपनी इनोसेंस जो है एज अर्ली एज पॉसिबल साबित करें। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब आप मुझसे ये सवाल कर रही थी तो मेरे ज़हन में ये भी बात आई, ये बल्कि मैं आपसे भी पूछूंगा, आपको भी एंगेज करूंगा। ये बताएं कि अगर सारे जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आ जाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो फिर उनको कैसे, उनको तो फिर कोई इनिशिएट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अंकल मेरी मालूमात इतनी नहीं है, और ये वाकई एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आप ही बता सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको जी, मैं आपको बता देता हूँ। लॉ में एक मैक्सिम है, ही हु इज फर्स्ट इन टाइम इज फर्स्ट इन लॉ। और दूसरा मैक्सिम है,
Vigilantibus non dormientibus jura subvenuent. The law aids the vigilant and not the indolent. तो इन मैक्सिम्स के तहत जो सबसे पहले रेफरेंस आया, सबसे पहले आप उसको सुनेंगे। उसमें जो बैठने के अहल होंगे वो बैठेंगे, जब वो सुन लेंगे तो उसके बाद जो उसके बाद आया उसको सुनेंगे, फिर उसके बाद वाले को सुनेंगे, फिर उसके बाद वाले को सुनेंगे। लिहाजा ये प्रोसेस रुकेगा कभी नहीं। ये नहीं है कि जजेस आपस में सारे सुलह करके बैठ जाए और क्या है कि तेरे खिलाफ भी है मेरे खिलाफ भी है, चलो अब हम मुकमुकाव कर लिया, इन रेफरेंस के तो हमने प्रोसीड ही नहीं करना। जजेस कांट डू दैट। वाह, ये होता है ना एक सीनियर से बात करने की, आपकी मालूमात में आपके उसमें इजाफा होता है। बस आखिरी सवाल अंकल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये भी आप देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई जो है उसने कल का दिन फिक्स किया है और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती करना चाहते हैं। आप एज ए सीनियर कानूनदान आप इसको किस नजर से देखते हैं, जहां इतनी पोलराइजेशन है पहले सोसाइटी के अंदर और एक इल्जामात हैं वो एक मखसूस बेंच के ऊपर और उनके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है अलाइन किया जा रहा है, वहां पर इस किस्म के इजहार यकजहती के क्या चीफ जस्टिस को और अदालतों को इजहार यकजहती की जरूरत होती है? बहुत जरूरत है इनको। उसकी वजह ये है, बहुत जरूरत है इनको इस चीज की। उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी कानूनी साख जो है खो बैठते हैं तो फिर जजेस को सियासी बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो अपनी कानूनी हैसियत जो है उनकी इस कदर एरोड हो चुकी है कि और ये दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, यानी वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी और ये और इनका आपस का जो एक ताल्लुक जो हम सबको नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा उसमें फैक्ट्स आ चुके हैं कि अब इन्होंने सोचा है कि अब हम आपस में ना एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो अब एक ऐसे चीफ जस्टिस को जो कि कानूनी तौर पर अब फाल नहीं रहा, उसको सियासी बैसाखियों पे खड़ा करके उनको बताया जा रहा है कि आपने चूंकि हमारा साथ दिया था तो अब हम आपको सियासी लीडर बनाएंगे। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से उनको एक एश्योरेंस दी है कि आप हमारे साथ खड़े रहें, अगर आपको यहाँ से कोई हटाता है या कुछ भी होता है या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी आपको प्रोसीड करती है तो हम इलेक्शन जीत के आपको लीडर बना देंगे। अब ये वक्त बताएगा कि वो कितने बड़े लीडर बनते हैं। ये मैं चाहती थी कि आखिरी सवाल हो, बट अब फिर एक सॉरी अगर आप इजाजत दें तो एक आखिरी सवाल दोबारा आपसे पूछना चाहती हूँ। ये है कि ये इस्लामाबाद में एक एक्सटेंशन की गूंज है और जो है ये क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सटेंशन की या जो रिटायरमेंट की एज है उसको आगे पीछे करके किसी एक्सटेंशन की गुंजाइश है? देखें, इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए ना, तो फिलहाल तो इसीलिए तो 2/3 मेजॉरिटी से चाहिए एक पार्टी। तो जब वो जो पार्टी है खान साहब की, जब उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो उसके बाद एक्सटेंशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये रिटायर भी हो गया है तो वो इनको अपॉइंट कर देंगे चीफ जस्टिस। वो कहेंगे जी हम इन्हीं को अपॉइंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस, आइन में तरमीम करके इनको अपॉइंट कर देंगे, बल्कि सारे हम ख्याल जजेस को वहां ले आएंगे मुख्तलिफ पोजीशनों पे। अल्लाह ना करे इस मुल्क पे इतने बुरे दिन आए कि जहां ये हुलिया हो जाए कि एक शख्स जो है वो इतना बड़ा आमिर बन जाए और उसकी लिए जितनी मदद हो रही है, वैसे जितनी 2/3 मेजॉरिटी दिलवाने के लिए सत्तोड़ कोशिशें हो रही हैं, वो अल्लाह करे इस मुल्क के लिए हम तो दुआई कर सकते हैं, इस मुल्क के लिए जो हो वो बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट देख लिए, पाकिस्तान के पास मजीद एक्सपेरिमेंट की शायद गुंजाइश नहीं है। आपका बहुत 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 शुक्रिया, मैं बहुत दिल से मशकूर हूँ। आपसे बहुत कुछ हमेशा सीखने को मिलता है और मुझे उम्मीद है कि आप फिर भी हमें जो है वो मौका देंगे, क्योंकि इसलिए आप देख रहे हैं अदालती मामला पता नहीं किस नहज में जा रहे हैं और क्या होगा। तो जब भी आपसे गाइडेंस की जरूरत पड़े तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें मौका जो है फराहम करेंगे। दोबारा से आपका बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल के लिए मेरे लिए इज्जत अफजाई है कि आपने हमें ज्वाइन किया। और मुझे भी आपके साथ प्रोग्राम करके बड़ा मजा आया। आपके सवाल जो थे बड़े रेलेवेंट थे, बड़े अच्छे थे और इसमें मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा हुआ आपकी सवालों की वजह से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज।